थैंक यू सो मच। सो आप सब युवा छात्र हमारे बीच हैं और आप सबको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमारे पूर्वज इस देश से चले गए, बंधिया मजदूर बनवा के जिनको ले जाया गया था, उनके बारे में विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 1980 के दशक में जो पढ़ाई की गई, जिनके बारे में, और जिसे संस्थागत रूप दिया गया, एक इंस्टीट्यूशनलाइज स्टडी का रूप दिया गया, वो जिस व्यक्ति ने दिया वो हमारे बीच हैं, प्रोफेसर सरिता बूदो जी। जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले तो इनका इस्तकबाल हो। थैंक यू सो मच मैम। We'll be looking forward when our other speakers will join us, but it is my honor to introduce all of you to a personality, a stellar linguist, translator, and an author of intellectual white papers, who has taught in the two eminent universities in the United States for over 1.5 decades. प्रोफेसर MJ वारसी साहब, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो। आप चेयरमैन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, वाइस प्रेसिडेंट लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के President, Linguistic Society of India. My bad, sir. Apologies. 15 years of teaching experience at the University of California, Berkeley, and Washington University. Author of more than a dozen books, most notable being a book on local dialect of Maithili and Urdu. He's also the translator of a very, very important writer from Bihar, स्वर्गीय पद्मश्री से सुसज्जित डॉक्टर उषा किरण खान जी, और उनकी भी पुस्तकें सर ने उर्दू में अनुदित की हैं। भामती, जो जिसका प्रकाशन का मैथिली और हिंदी का सौभाग्यवाणी प्रकाशन को मिला, उर्दू के अनुवादक के साथ मैं आज बैठी हूँ। रिसिपिएंट ऑफ सेवरल international and national awards, most important being the faculty award at the Washington University. ये faculty award इसलिए ज़रूरी है, आप बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये पुरस्कार बच्चे तय करते हैं कि किस प्रोफेसर को दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़े से ग्राउंड रूल्स हैं इस चर्चा में बैठने के लिए। मोबाइल फोन्स वर्जित हैं, अगर बात करनी है तो बाहर जा सकते हैं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। आपस में बात करनी है, बहुत अच्छी बात है। जैसे इस सेशन के पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल जी यहाँ थे, उन्होंने कहा आपस में बात होनी बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस कमरे से बाहर। तो अब इन कुछ ग्राउंड रूल्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो परिचर्चा है हमारे बीच, वो है अनुवाद के बारे में। आप सभी बच्चों में से कौन के ड्रामास बहुत देख रहा है आजकल? नहीं, को देख रहे हैं, बिल्कुल जोर से हाथ उठाओ, बड़ी अच्छी चीज देख रहे हो। के पॉप गाने कौन सुन रहे हैं? तो देखिए, है ना, सुन रहे हैं ना? तो ये सब हमारे पास यूं आ रहे हैं कि बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी भाषा को हमारी भाषा से जोड़ रहे हैं। तो एक अच्छी कहानियां, अच्छे संदर्भ, अच्छे गीत, सुंदर दिखने वाले चेहरे हम तक पहुंच पा रहे हैं अनुवाद के जरिए। अगर अनुवादक ना हो बीच में, तो ये इतनी सुंदर दुनिया सब अपने अपने टापुओं पर, अपने अपने आइलैंड्स पर अकेले अकेले जीती रहे। अनुवादक होते हैं जो इस दुनिया को दुनिया बनाते हैं, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। दे आर द ट्रू कल्चरल एम्बेसडर्स, नॉट ओनली ऑफ द लैंग्वेज बट ऑफ द ह्यूमैनिटी। आज उन्हीं एक कल्चरल एम्बेसडर के साथ मैं बैठी हूँ, डॉक्टर वारसी। लेट मी स्टार्ट। आज तक जो जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए सर विद द ट्रांसलेटर्स, और वाणी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश ट्रांसलेटर अवार्ड भी 10वें वर्ष में अब आ गया है, अगले साल, अगले महीने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया जाने वाला है। हिंदी, उर्दू, बंगाली तक रुक जाती है बात, लेकिन मैथिली में भी जानने वाला एक अनुवादक मैं एक अनोखे व्यक्ति के साथ हूँ। ये नेक्सस कैसे शुरू हुआ, और क्या ये मातृभाषा है या इसमें आपने अध्ययन किया, और मैथिली भाषा के जो नगीने हैं उन्हें पूरी दुनिया के सामने आप रख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। Thank you very much, Aditi ji, for the generous introduction. मैं ये मानता हूँ कि, और मेरा ये बिलीफ है कि जब भी कोई बात, कोई दिल की बात हम किसी से शेयर करते हैं,
तो हम अपने मातृभाषा से ज़्यादा दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कल किसी पैनल में ये बात हो रही थी कि दुनिया में सबसे सुंदर किसी इंसान की कोई चीज़ होती है तो उसकी माँ होती है। तो उसी तरह बोली में अगर सबसे सुंदर कोई चीज़ होती है तो उसकी मातृभाषा होती है, जिसमें वो अपने ख्यालात का, अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का वो इजहार करता है। सबसे पहली बात तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि दे हैव चूजन ए वेरी टाइमली टॉपिक्स। टाइमली इन द सेंस कि जहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस की बात हो रही थी, जो बोलियों की बात हो रही थी, जो हम भूलते जा रहे थे, उनको रिवाइवल के लिए तो सबसे पहले NEP 2020, अभी मैं इससे पहले भी बात कर रहा था, जिसमें उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, होम लैंग्वेजेस, मदर टंग एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड है। तो दैट इज ए चांस फॉर अस टू टेक एडवांटेज टू रीच टू द एरिया और रीजन where we were unheard. So we have to let the world know how rich, as we know all, linguistically, we are so diverse. Linguistically, we are one of the richest nations in the world. So ये जब मैं वहाँ पढ़ाता था तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता था कि हम इतने बड़े देश के में इतनी सारी बोलियाँ, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम अपना कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को समझते हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले ये जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है उसके बाद से, और जो माइग्रेशन हुआ है 60s के बाद से, तो उसमें जाकर के दुनिया या दूसरे देशों को आप मल्टीलिंगुअल कह सकते हैं। वरना दुनिया की ज़्यादातर देश जो है या तो मोनोलिंगुअल हुआ करती थी या बाइलिंगुअल हुआ करती थी। लेटली दे आर बिकम मल्टीलिंगुअल, और मल्टीलिंगुअल पे जब रिसर्च की बात हुई तो इट इज़ ए बोन, इट इज़ ए स्ट्रेंथ, इट इज़ इंक्रीजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी सोचने की बुद्धिमत्ता है, क्षमता है, उसको और बढ़ाती है मल्टीलिंगुअलिज्म। और एक बात, दूसरी बात यह है कि जो अपनी मातृभाषा में अच्छा होता है, मतलब एक बोलना होता है जो हम कम्युनिकेशन के लिए, तो आपने सुना होगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश और फंक्शनल हिंदी और फंक्शनल, जो काम काज की भाषा हम बोलते हैं जहां हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो दिल से निकलती है, अगर वो मातृभाषा में आप अगर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप दूसरी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। तो जो रीजनल लैंग्वेज की बात अदिति जी ने उठाई है, ये आज की संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं, जो कहावतें होती हैं, जो गीतें होती हैं, जो ओरल ट्रेडिशंस हमारे गांव में, इलाकों में, मैं कुशेश्वर स्थान दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जहाँ पे मैथिली बोली जाती है, तो मैं बोलते हुए पला बढ़ा, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर मैंने जब आगे बढ़ा तो मुझे लगता था कि जो जिस बोली पे मैंने काम किया है, तो उसके बोलने वाले तो थे लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। वी हैव गिवन मैथिली उर्दू और मिथिलांचल उर्दू, जो भी आप कह रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, डिफरेंट फ्रॉम उर्दू, डिफरेंट फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज लाइक और मैथिली, डिफरेंट फ्रॉम, सो दिस इज डिफरेंट। बट व्हाट वी आर, इफ यू आस्क मी इन माय विलेज, इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी एल्स कि आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, तो we do not have to say like, we don't have any name to reflect on कि ये इस भाषा है। तो हमने उस पर काम किया क्योंकि बचपन से हम पले बड़े थे उसी में, एक दूसरे से बात करते हुए ग्रो अप हुए, तो वो बोली जो थी वो हमारे दिल में बसती थी। और यही शायद एक अट्रैक्शन था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, शायद उस तरफ मेरा रुझान नहीं था या मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, इन अदर वर्ड्स। लेकिन दुनिया में एक चीज़, चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, मैं बच्चों को ये हमेशा बताता हूँ कि एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन हैज सम इंटेलेक्ट, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच डायरेक्शन यू हैव टू टेक दो इंटेलेक्ट। कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई नाटक में अच्छा होता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है। तो एवरी वन हैज दोज काइंड ऑफ इंटेलेक्ट इन देयर माइंड सेट एंड यू हैव टू टेक। अब कोई हमें जबरदस्ती कहेगा कि आप डॉक्टर बने, आई कैन नॉट बी। टू सम एक्सटेंट फॉर द सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक हमारा सोसाइटी में एक ये था कि या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने। उस साइकी को हटा करके अब जो न्यू जनरेशन है, जो कॉरपोरेशन आया, जो ग्लोबलाइजेशन आया, उसमें अब ये कोई डोमेन इनएविटेबल नहीं रह गया। आपको जो डोमेन अच्छा लगता है उसको चुने जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एंड यू हैव टू डू बेस्ट। वो That's so रिफ्लेक्शन true. That is so true. हम में से इस कमरे में बहुत से बच्चे हैं जो चैट जीपीटी, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं,
कर रहे हैं, डाउनलोडेड है फोन में, तो उसमें फोटो एनहांस करने के अलावा क्या क्या कर रहे हो? डीपी तो अच्छी करनी पड़ेगी लेकिन उसके अलावा और कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग? जी, होमवर्क ओके, असाइनमेंट्स हो रहे हैं वहां पे, रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, ओके। किसी ने ट्रांसलेशन ट्राई किया है एप्स पे? कैसा रहा? नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। हाँ हाँ, देखिए एक एक मैं आप सभी की ओर एक संबोधन भेज रही हूँ कि हम उसे रीजनल लैंग्वेज कहना बंद करके नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि सारी भाषाएं ही क्षेत्रीय नहीं है, वो अपने आप में उनका एक प्रिंट एंड पब्लिक कल्चर है सबका, और सब में एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, तो अपने आप में परिपूर्ण है हमारी भाषाएं। तो अब अनुवाद पे मैं इसलिए आ रही थी कि जो सर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो डेवलप हो रहे हैं, एलएलएम्स हो रहे हैं, और सारी ये सभी जानती हैं कंपनियां कि अगर भारत में कुछ करना है तो भारतीय भाषाओं में करना पड़ेगा। सेफ्टी पिन से हवाई जहाज हमारे यहाँ बिकेगा तो अपनी भाषा में बिकेगा, अंग्रेजी में नहीं बिकेगा। तो ऐसे में जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स एलएलएम्स में किए जा रहे हैं, वो कई बार बहुत ही भद्दे चितकबरे अनुवाद के सैंपल्स हमें देते हैं। ये बात भी मैंने देखी है कि एलएलएम मॉडल्स में हमारी जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, किंवदंतियां हैं, वो सब नहीं ट्रांसलेट हो पा रही हैं, बहुत ही पुअर ट्रांसलेशंस मिलते हैं उसके। ऐसे में टेक्नोलॉजी जो सेल्फ जनरेटिव ये मॉडल्स हैं, ये आप कहाँ इनको इनको फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, और हमारे युवा साथी उनसे कैसे उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं? अदिति जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे रिफ्लेक्ट करूँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है अबाउट लैंग्वेजेस, कि एवरी लैंग्वेज इज नेशनल लैंग्वेज। मुझे एक कोट याद आ रहा है कि डीपी पटनायक डायरेक्टर थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के, सीएल के। तो वी हैड ए कॉन्फ्रेंस एट जेएनयू, वहाँ पे किसी ने पूछा उनसे, ओ यू आर देयर, कि प्रोफेसर पटनायक, लाइक यू आर ए लिंग्विस्ट, यू कैन बेटर टेल अस which language according to you should be the national language. And he very politely replied on the podium, to me, every language spoken in the country is the national language, none is international. So that I remember, fortunately I did. So like but it, it, it depends, like, and irrespective of the number of speakers, every language, which is not bigger or smaller, has the same emotions, same quality, same communication skills, same thing that is being reflected. It is you are speaking in Assamese or Bengali or Kashmiri or whatever. It is same reflection, same feeling we are communicating through. So one of the visible contemporary trends in integration of technology into translation practices, I was talking about advances in artificial intelligence, neural machine translation, and large language models have transformed the translation landscape. Machine translation systems can now process vast amount of text with remarkable speed that one can imagine, making them indispensable in administrative, commercial, and informational contexts. In a country like ours, where governments are rapidly digitizing, yesterday we have heard about Amitabh Saab, he was speaking about the how much digitized we have become in the world. So we can, so where government are rapidly digitizing services, machine translation plays a critical role in bridging the linguistic gaps in digital governance, healthcare portals, legal platforms, and educational resources. However, even with this kind of support from the machine, from the artificial intelligence, from the chat GPT, whatever we are saying, it is very supportive. But the bigger question is, like, when we talk about cultural nuances, as Aditi said, the metaphor, the locality, and other emotions, that is difficult for machine to translate from one language to another language. So that is the challenging. However, there are efforts are being, as she said about large language model, it may not up to the mark right now, but in future it is going to take at a center stage, that where we will be able to at least
we can claim 90 to 95% accuracy while converting from one language to another language. There is also one more thing I would like to add. There is also context, contextual machine translation. Context, when we talking about the context, like for example, when you are going to the railway station or airport, you may have heard the announcements. So that is being fed in one language, and that will give you the translation, the announcement, automatic announcement in different regional languages as well. So to that extent, we have achieved, and in future, we are very much hopeful. We are going to take support from the artificial intelligence to look our problems and make the communication much easier, at least for the new generations. Thank you so much. I have the honor of introducing Shri Shahu Patole ji, who's just joined us. Welcome, sir. Shri Shahu Patole ji is a notable writer in Marathi language and a retired government officer from the 91 batch of the Indian Information Service. He has held numerous respectable positions in the Press Information Bureau, Defense PRO, Directorate of Field Publicity, All India Radio, and Mumbai Doordarshan. So far, his 5 books have been published in Marathi, but the most notable remains the Anna Hai Apurna Brahma, which is a landmark work in documenting Dalit food history through the culinary practices of 2 Maharashtrian communities, the Mahar and the Mang. It was later translated as Dalit Kitchens of Marathwada, the book that's just on the table. Very exciting book. A huge round of applause for this. So, it's a book that created quite a... तो बहुत अच्छा है, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. ये किताब जब प्रकाशित हुई तो मुझे याद है कि कुछ अखबारों में कई जगह पर बहुत भूचाल आया, क्योंकि इसकी खनन जब मराठी भाषा में जब ये प्रकाशित हुई थी, तभी इसकी गूंज बहुत दूर तक हुई, क्योंकि दलित जीवन को उनकी रसोई से समझना और उनके मसालदानियों से सूंघना उस रसोई को बहुत ही मुश्किल काम था, और शायद इतिहास में पहली बार हमारी पीढ़ी में तो ये पहली बार हुआ है. उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद पहुंचे आपको सर, ये बहुत बड़ा काम आपने किया. इस किताब से ही आपकी लेखन यात्रा पे बात शुरू करती हूँ. अनुवाद के ऊपर ये सेशन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अनुवाद सिर्फ शब्दों का नहीं होता, अनुवाद संस्कृतियों का भी होता है. जो चीजें दबा दी गईं हायरार्की के चलते, पावर स्ट्रक्चर्स के चलते, कास्ट सिस्टम के चलते, वो अनुवादक, लेखक मिलकर पूरी दुनिया के सामने लाते हैं. इस किताब की यात्रा के बारे में हमें बताइए सर. माइक इज विद यू सर. द इकोनॉमिस्ट में अभी स्टोरी इस वीक में छपी है इसके ऊपर. जी. ये मराठी दलित फूड के लिए बहुत गौरव की बात है. पहली बात अभी जस्ट मतलब अभी कल ही हुआ. बिल्कुल. आवाज आ रही है मेरी? जी सर. ओके. हाँ. सेकंड थिंग, ये जो बुक है इसमें से 30% वर्ड्स मराठी में नहीं है. अच्छा. बुकिश मराठी में नहीं है. मैं अनुवाद की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो बिल्कुल 30% वर्ड है ही नहीं है किसी शब्दकोश में मराठी के, क्योंकि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि इसको क्या कहते हैं. मेरे बगल में अगर कोई स्वर्ण घर है तो हम क्या खा रहे हैं उसको पता, आज भी पता नहीं उनको कि हम क्या खा रहे हैं. तो इतना अननोन, आज भी इतना अननोन खाना है कि आप, जैसे कि एपिग्लॉटिस होता है. बिल्कुल. वो जिसको हम वजड़ी कहते हैं, या तो मेरा जो अनुवादक है वो बिलोंग फ्रॉम गोवा एक्चुअली, पर उसने मुझे इतना तकलीफ, उसको मैं गांव में बुला के उसको बोला कि आ जाओ मेरे पास में, गांव में रहो. वो रहा. उसने देखा, मुझे देखो इसको कहते हैं उकरी, इसको कहते हैं वजड़ी, इसको कहते हैं आंत, इसको कहते हैं पेट नाड़ी. मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी. बिल्कुल. तब जाके उसको पता चला कि इसको क्या कहते हैं. वो फोन कर बोला नहीं यार समझेगा नहीं तो आ जा पहले मेरे पास में, मेरे गांव में रहा आके. वो तब जाके उस ट्रांसलेशन करना पड़ा. ट्रांसलेशन की बातें क्या होती है अनुवाद की, एक्चुअली वो फ्लेवर आना चाहिए. 70s में दलित लिटरेचर आ गया, उपरा बलूत आप सब जानते हैं आप लोग. उसके बाद में क्या कहते हो अक्करमाशी, हमारा हिंदी में भी बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन वो हिंदी में वो बात नहीं आई कि जो फ्लेवर आना चाहिए.
लिटरेचर का, वो सिर्फ वर्ड का ट्रांसलेशन हुआ है। जैसे बहुत नाचो बहुत गोपाल, एक अमृतलाल नागर जी की एक बहुत अच्छी एक कादम्बरी को क्या कहते हैं आप लोग, नॉवेल है। उसके बाद एक बोलो माधवी, एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की, देवल जी की, वो फ्लेवर मराठी में नहीं आया है क्योंकि हम लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारी अनुभूति हिंदी में ले सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैंने हिंदी भी, मतलब मराठी में इतना हमारी, लेकिन वो अनुभूतियां जो है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन साउथ की जितनी देखिए जो विंध्याचल के नीचे जो हम लोग रहते हैं ना, गोदावरी के नीचे वगैरह, तो सर जी प्रॉब्लम क्या होती है हमारी कि कन्नड़ा मुझे नहीं आती है, लेकिन कन्नड़ा और हमारी कल्चर बहुत पास के हैं। बहुत पास के हैं, इसलिए कन्नड़ा का जो नॉवेल है वो मैं समझ सकता हूँ इमीडिएट, वो फ्लेवर आ जाता है। लेकिन हिंदी का वो फ्लेवर नीचे नहीं आता है, या नीचे को ऊपर नहीं आता है, ये अनुवाद की एक परिस्थिति होती है। तो ये जो अभी मेरी बुक है, ये बहुत छोटी है, वैसे 230 पन्नों की है मराठी में। उस बेचारे ने उसमें डाल डाल कितना बड़ा कर दिया उसको, कि उसको डालना पड़ा, क्योंकि वो समझ रहे क्या खा रहे हैं। क्योंकि जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स जानवर के, भैंस के जानवर, तो 16 टाइप के होते हैं, अलग अलग हड्डी का अलग अलग जॉइंट होता है, उसको हर एक को अलग अलग नाम होता है। अच्छा। मराठी में किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि हम लोग खाते थे। क्या खाते हैं अभी, आज समझ लीजिए आप, हमारे यहाँ भी बीफ बैन है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट है तो बंद कर दिया, लेकिन भैंस तो खा सकते हैं, बफ। लोगों को बीफ और बफ में फर्क ही नहीं है। तो वो जो 16 नाम जॉइंट्स के होते हैं, किसको पता ही नहीं है। मतलब मुझे पता है, लेकिन मेरे बगल में किसी को पता नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो खाना होता है वो ऊपर से नीचे आता है, लैंग्वेज ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। इसलिए मेरे बगल में हमारा गांव गाड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक गांव में 2 गांव होते हैं, एक अंदर का गांव होता है, एक बाहर का गांव होता है। उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, कई प्रकार से। उसके बाद खाना भी अलग होता है। सो इस पुस्तक की प्रेरणा सर आपकी माता जी को आपने देखा या आपके पिताजी बनाते थे खाना? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि क्योंकि शरण कुमार लिबाले जी और विश्वास पाटिल जी की प्रकाशक जी हूँ। जी तो मैं ये जानती हूँ कि स्त्री विमर्श महाराष्ट्र में अलग रूप से बाहर आता है और उत्तर भारत में अलग रूप से बाहर जी आता जी है। जी, ये तो है। तो उन रसोइयों में पुरुषों का भी हस्तक्षेप बहुत है, ये हम जानते हैं। देखिए, जब कोई इसका खाना बनता है ना, क्या सामूहिक खाना। सामूहिक खाना, तो पुरुष बनाते हैं, और हमारे यहाँ पे पहले औरतें खाती है, बाद में जेंट्स खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है। पहले औरतें खाती है, बाद में फिर जेंट्स खाते हैं। हाँ जी जी जी। आज नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी ये अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये चिरकाल से है। पहले से जी, पहले जी, से जी। पहले से पहले से। दरअसल खेत एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। खेत में काम करने वाले व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर इक्वलाइजर माने जाते हैं। सेकंड वो थिंग, किसान है वो। जैसे हमारे यहाँ पे सामूहिक खाना हो रहा है कोई रिचुअल्स में, तो नमक को नमक नहीं कहेंगे, मीठ नहीं कहेंगे, उसको गोड़ बोलेंगे। नमक कम है ना, बोलेंगे गोड़ आना, मतलब गोड़ में मीठा लेके आइए। क्योंकि अगर हम बोलेंगे नमक लाइए, तो जो बना रहे उसका अपमान होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बहुत मायने बड़ी रखती हैं। बातें हैं सर, ये बहुत बड़ी बातें। हाँ, हमारे यहाँ पे गोड़ मीन्स शुगर, चीनी जैसा गोड़ घेऊन या, मतलब नमक नहीं बोलेंगे, और अपमान होगा कि जिसने खाना बनाया उसका, कि आप बोल रहे हैं कि नमक लाइए, मीन्स नमक कम है इसमें, ऐसा नहीं बोलेंगे। बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा नहीं लगना चाहिए उसको। तो ये जो कहानियां इस किताब में आपने संकलित की, उसको व्यक्तिगत रूप से बचपन से भोगा आपने, जी लेकिन इस किताब की फिर भी एक प्रेरणा तो होती है कि कहीं से तो कुछ ट्रिगर नहीं होता नहीं, है क्या कि लगता है कि हाँ किताब हाँ, लिखी जाए। आपके इस पर आता हूँ मैं। दलित लिटरेचर में इस खाने के संदर्भ बहुत आते हैं। उपरा बोलूँ तो बहुत सारी किताबें हैं, करीब 100 से ज्यादा दलित लिटरेचर वहीं से शुरू हुआ था, उसके संदर्भ आते हैं। टोना, मेट्या, मतलब वो
मीट के, जो मरे हुए मीट के, वो भी, क्योंकि हम 2 कास्ट को वो गांव में से जानवर लेके जाना पड़ता था, तो वो खाने की मजबूरी थी, क्योंकि हमारे श्रावण, आषाढ़ श्रावण 3 महीने बहुत फाके पड़ते थे खाने के, इसको मजबूरी से खाना पड़ा हो। तो उसका एक उस पर से कहते हैं मराठी में कहावत है कि अति झालं हसू आलं, बहुत ज्यादा होगा ना आदमी हंसता है फिर, बहुत दुख होने के बाद भी। दलित लिटरेचर में इसका संदर्भ आते हैं, हमने क्या खाया, डिटेलिंग नहीं आता है, जो कि मेरा क्षेत्र नहीं था डिटेलिंग करने का। मैं पत्रकार था एक्चुअली, तो फिर मुझे लगा कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि 90s में मराठी न्यूज़पेपर्स में शुरू हुआ था कि क्या कहाँ क्या अच्छा खाना मिलता है, किसका क्या लिटरेचर कहाँ खाने का है। तो मैंने एक अखबार को, बहुत बड़े अखबार को लिख लिख के भेजा कि हमारे भी कुछ है। तो उन्होंने वो एक अच्छा था 90s में कि जैसा कोई समझो आपने कुछ एक कथा भेज दी है तो वापिस भेज देते वो, उसको बोलते थे कि साभार परत। तो उन्होंने वापिस भेज दिया, इसलिए मैं बुक लिख पाया। तो मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि मुंबई में ये मिलता, हमारा भी कुछ मिलता होगा ना। उसको किसी ने, आज भी देखिए, मेरे खाने की मुझे शर्म आना, ये बहुत बुरी बात है, जो कि मैंने स्वीकार, मुझे लादा हुआ खाना है, वो अन्न जो है वो लादा हुआ है, मैंने स्वीकारा नहीं है, इसलिए वो सात्विक है या राजस है या तामसिक है। और फिर आपने यहाँ कहा Murmuring जाता, has to stop, please. You're most welcome to leave if it's not interesting you. But please stop murmuring. Thank you. सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ मैं, और नहीं लोगों से बात भी करनी है लोगों से। तो आपने अब यहाँ कहा है धर्म ग्रंथों में कि जो आदमी जिस प्रकार का अन्न खाता है, सेवन करता है, उसकी वृत्तियां वैसी बनती है। मैं चॉइस ही दिया नहीं है तो वृत्तियां कैसी बनी, देखा कोई लैब तो है नहीं है कि भाई आपने ये खाया तो आपकी ऐसी वृत्तियां बनी है, कहाँ लैब है नहीं है। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ा, इसलिए मैंने डिटेलिंग किया, इसलिए मैंने लिखा और डिटेलिंग किया है, मैंने डॉक्यूमेंट्स किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी है। आप बुक पढ़िए मेरी, किसी को गाली नहीं दी है कि जो हमने भोगा, क्योंकि इसे माय लास्ट जनरेशन लिखा है मैंने। और मेरे बच्चों को पता नहीं कि हम क्या खाते थे। अभी इतने सारे ऑफिसर्स हैं ग्रुप ए के, IAS IPS, बोलते कि अच्छा किया कि तूने लिखा है, क्योंकि हमारे बच्चे बोलते कि बुक पढ़ो तो पता चलेगा कि हमारे पुरखे क्या वो भी खाते थे, लेकिन बताते नहीं है। मेरे देखिए, जिस सोसाइटी में मेरे खाने के बारे में मुझे बताने की शर्म आती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शर्म क्यों आती है? क्योंकि वहां पर थोपा गया है, लादा गया है, इसलिए वो शर्म आती है। और मुझे बहुत जल्दी मुझे अपर कास्ट या अपर वर्ण का बनना है। देखिए, अपने सोसाइटी में हम लोग धर्मांतर कर सकते हैं, वर्णांतर और जात्यांतर नहीं करते। हम जात और धर्म वर्ण नहीं बदल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर समझो कि मैं कल कोई वर्ण में, धर्म में जाऊं, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी है, और फिर वापस आऊं तो फिर मुझे वही जात मिलेगी जो पहले थी, मेरा वर्ण और जात नहीं चेंज होगी। इसलिए मैंने बुक जो लिखी है वो मेरी कास्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने सिर्फ 2 ही कास्ट का किए हैं, 2 ही कास्ट है। हाँ जी। और मराठवाड़ा क्यों रखा है? क्योंकि कोंकण में महार कास्ट है थी, उनमें बीफ और पोर्क एब्सेंट है। लेकिन मेरी बुक सिर्फ मेरी बुक नहीं है, वो मेरी बुक है, वो खानदेश से है, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर कर्नाटका, कर्नाटक, यहाँ सबसे मेरे बिलोंग करता है, क्योंकि वहां भी वही कास्ट है, उनका नाम अलग है। महाराष्ट्र में महार मांग है, वहां पे माला मादी का है, इतना ही फर्क है, लेकिन सेम फूड कल्चर है। And lived experiences भी जी जी लगभग जी सेम जी, है। ओके, थैंक यू। बहुत खूबसूरत सर। मैंने बहुत ज्यादा बात किया सर। नहीं नहीं, हमें बहुत आनंद है कि हम दरअसल आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम बहुत जरूरी, इट्स बिल्कुल, अरे बस कह रही हूँ सर, आप आ गए, बहुत अच्छा हो गया। भामती पे आते हैं सर। उषा जी की ये बहुत महत्वपूर्ण किताब, जिसने बिहार में एक स्त्रीवादी साहित्य को नया रूप दिया।
जब उसका उर्दू अनुवाद हुआ तो उस अनुभव के बारे में कुछ बताएं। जब उषा जी से मेरी भेंट हुई पटना में, तो वो बताई, जब हम लोग एक मैथिली के एक प्रोग्राम में मिले थे, तो उनसे बात हुई, तो वो बहुत खुश हुई कि चलो, वो चाहती थी कि उर्दू में इसका जो है ट्रांसलेशन हो। और लेकिन उनके साथ एक कंडीशन था कि जो हमने रिफ्लेक्ट किया है, जो आपने स्त्रीवादी वुमेनहुड की बात की है, और जो कल्चरल नुआंसेज है, वो कहीं पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उर्दू में कई बार उनको बैक एंड फोर्थ हमने भेजा कि आप हमें ये बताइए, इसमें तो कई चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ी, कई चीज़ों को एक्सप्लेन करनी पड़ी, जो ट्रांसलेटर्स की वो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम उसको किस तरह इक्विवेलेंट लाएं उस बोली में। तो वो बहुत मुश्किल हो रही थी। दूसरी बात, जो कल्चरल का आपने जिक्र किया कि इट्स नॉट ओनली ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स बट इज इंटायर कल्चर। मैं वही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उर्दू भाषा में क्या वो एपिथेट्स, क्योंकि भामती की कहानी एक बहुत ही चमत्कारी कहानी है, एक महिला का पूरा स्वरूप और पूरा समाज का स्वरूप अलग रूप से उठता है। तो जैसे आपने भी कहा कि कल्चरल न्यूआंसेस जब आप उर्दू में ले गए, तो हाउ डिड इट वाज डिफिकल्ट, वी वांट टू नो दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो उसमें ये हुआ कि दो तीन ऐसे जगह थे जहाँ पे हमें फुटनोट्स लगाने पड़े, और कुछ एज इट इज हमने वो जो है वर्ड वी हैव यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम मिथिलांचल में वो चीज़ें एक दूसरे से समझ रहे थे। जो कल्चरल गैप आता है, जो बहुत बड़ा गैप होता है, वो मैं एक आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। व्हाइल टीचिंग इन यूएस, इन द क्लासरूम्स, when the people come on Monday after the weekends, like a younger generation sitting here, ke Professor Warsi, my mother have invited me for dinner last Friday. So वहाँ के कंसेंट में, वहाँ की संस्कृति में, उनकी माँ जो है जब डिनर के लिए इनवाइट करती है तो वो इतने खुश होते हैं। हमारी संस्कृति में ये होता है कि माँ तब तक नहीं खाती है जब तक बच्चे नहीं खा लेते हैं। तो वो जो ट्रांसलेट करेगा वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करेगा, और जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम एक सोच, क्योंकि दे आर लिविंग इन एन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, so they do not have those kind of social bonds that we are having in here in India. So and we feel so proud of that. तो हमारे लिए एक दूसरे से सब जुड़ा होता है, और वो कल्चर का एक पार्ट होता है जो हमें अपनी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करना होता है, that they should know कि how important we are socially and how we are connected. Thank you. सो ये कल्चरल था। तो वहाँ पे जो हम अच्छा, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन translating something from one language to another language, you must know the cultural background. And for that reason also, even if you are not fully aware, then you have to be in constant touch with the original translators if they are in a living world, like, you know. So that will give you the exact equivalence of translating from one feelings to another feeling, that if I say correctly right that way. So ये बहुत important होता है कि it is not only, you have very rightly said, not the translation from word to word, it is translation from one culture, one sentiment, one feelings to another feelings, to make them understand. अनुवाद की वजह से ही जातीय प्रथा खान पान के क्षेत्र में किस तरह से सदियों से आक्रमण कर रही थी, अतिक्रमण कर रही थी, वो हम जानते हैं एक किताब से। और एक किताब से हम ये देखते हैं कि किस तरह से स्त्री विमर्श एक ऐसी भाषा में नए प्रतिमान के साथ जाता है जहां वो भाषा भी लाभान्वित होती है जब नए संदर्भ उसके सामने खुलते हैं। मैं अगर अब थोड़े सवाल ऑडियंस से ले लेती हूँ, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। किसी के पास कोई सवाल हो? जी मैम। Okay, so like for me, if I say, like, I do not pick a target audience. For me, like, this is my personal experience. When I translate as a whole the entire culture that we live in, and that how we are going to reflect to the other people, to know what exactly culturally we are. In spite of the fact that we may not be able to translate every word in that way, but we have to give them some explanation to make them aware this is our entire culture that we live in, we survive, we communicate. The entire culture's reflection should be there. So even in most of the US universities, what they do, in or European universities, when they have made compulsory to every student, you have to learn a foreign language. It is compulsory for them to learn a language, and that too you have to go to in that environment to understand the culture. Like there is a program called in Indian
a study abroad program. So they come to India, they live in the family with them, they observe, they know how they eat, how they wear, how they live, how they communicate, how they, the entire things they have to observe before they reflect. And researchers are now working, as you are translating, researchers are now working, what is running in the minds of a translator before, during as an act of translation, and after that. So these are the things that we have to capture before we can claim that our translation is best or suited for the target audiences that we are translating for. Footnotes we rarely use. Like, we do not want to give the footnotes as if we are translating, we have the equivalent in that target language, then we avoid giving footnote. If it is unavoidable, where I can prefer to give them a chance to understand why we have used that particular word or cultural nuances in that context. भाषाएं मर रही है मारी जा रही है। कोई भी एआई का बच्चा आके उसको सुधार नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरी, क्योंकि जैसे खाना है वैसे मेरी भाषा बोलने में भी शर्म आती है बच्चों को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं, मेरे बच्चों को शर्म आती है कि से ज्वार की रोटी टिफिन में देने बोलते कि हम गरीब है क्या ज्वार की रोटी खाने के लिए। मैं, हमारे यहाँ पे चपाती कॉमन हो गई है टिफिन में, बच्चों को ज्वार की बाजरे का रोटी नहीं खाना है बच्चों को, हम गरीब है क्या। मतलब देखिए देखिए, भाषा हो खाना हो, अभी उसका एक स्टेटस चेंज हो चुका है। गांव में भी देख, गांव में भी छोटे गांव में तो मैगी मिल जाती है, पास्ता मिल जाता है। वैसे भाषा भी अभी, जैसे कि अनुस्वार देना है किसी, मराठी में 2 टाइप का पानी बोलते हैं। अपर कास्ट है तो पानी बोलेगा, और नीचे कास्ट है तो पानी बोलेगा। नो, आप जो हिंदी में बोलते हैं तो हंसते हैं लोग, कह रहे क्या पानी बोल रहा है। उसका पानी का ये तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब पानी का तो वो तो नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को वो पानी नहीं बोल रहा है तो कुछ गलत बोल रहा हूँ। ये अनुवाद के बारे में जो मैं, मतलब मैंने जो अभी झेला है सभी ये 2-3 साल, तो देखा मैंने कि लोगों को पता है, मतलब है पता, लेकिन बताना नहीं किसी को। जैसे अपर कास्ट का घर है मेरे बगल में, जैसे भाई को भाऊ बोलते हैं, भाऊ, तो मेरे कास्ट में भाऊ बोलेंगे, ऐसा मुंह फाड़ के भाऊ, लेकिन अगर दूसरी कास्ट का अपर कास्ट हो तो बहू बोलेगा। बारिश को पाउस बोलते हैं हम लोग, पाउस, बारिश, तो अपर हम लोग पाउस बोलेंगे, अपर का पौस बोलेगी वो। मेरा मतलब मेरा बहू आया, पाउ, मेरा पौस आया, मतलब यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम लगा हुआ है भाषा के ऊपर भी। सर, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे वी आर लिविंग इन ए डिफरेंट रीजन्स इन द कंट्री, तो वो टोन होता है या कास्ट बेस्ड होता है? जैसे कोई कश्मीरी अगर बोलेगा तो स्कूल नहीं बोल करके स्कूल बोलता है। नहीं, कास्ट बेस्ड ज्यादा है सर, कास्ट बेस्ड ज्यादा है इसमें। क्योंकि क्या होता है कि आपके सब घर में संस्कार होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे आइए खाना खाइए नहीं बोलते, जेवायला या, अपर कास्ट में बोलते जेवायला या बोलेंगे, खाना खाने के लिए आइए। हम लोग बोलते या भाकर खायला, क्योंकि भाकर ही होती है 3 टाइम, ज्वार की रोटी होती है, भाकर बोलते उसको हम। वहाँ चावल भी नहीं, चपाती भी नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ या जेवायला नहीं, या भाकर खायला। कि वहाँ पूछेंगे कि भात खाबो, बंगाली में बोलते हैं ना, तो वैसे वहां पे या भाकर खल्ली, तो उसमें पता चलता है कि आप किस कास्ट बिलोंग करते हो। That's a new thing, yes. जी बताएं, अगला सवाल। भावानुवाद शब्दानुवाद के बीच में सेतु बंधन किस प्रकार हो, सवाल ये है। This is the area, it is called gray area, like how we can translate muhavra and so it is difficult right now, but slowly we are reaching out to extent, we are developing that kind of technology that where we'll be able, that is need a huge data set that we have to have those to translate those kind of things. So it is one step further in that direction. Hopefully in near future we'll be able to translate the idioms, phrases, muhavra, and all of these. But right now we cannot have a yes or no kind of answer, right? And to have been recognized at an international platform, a prestigious one like the O. Henry Award,
What has been the most crucial observation for you, sir, as far as your literature's translation is concerned? About the translation, I prepared a paper. In this paper, you will get my views about the translation from one language to another. One language that is Indian regional languages of India to Hindi or English, and from Hindi to Bengali, as I am a Bengali writer. And let me read this paper. At first, I am telling some words out of this context. I feel deeply honored to stand here at Nalanda Literary Festival. Nalanda is one of the India's most ancient cities, resting in the long shadow of Pataliputra, today's Patna. The land is not merely a place on the map, it is a palimpsest of time where memory, learning, and civilization have layered themselves over centuries. I have written a novel, Dhruvaputro, rooted in the ancient city of Ujjaini, where caravans of the Sharthabaho, that means great merchant guilds of Pataliputra, once moved along the dust-lit roads carrying Bridhanno to Ujjaini and other places of India. Those journeys were not only commercial passages, but cultural migrations, binding distant cities into a shared rhythm of life. Dhruvaputro has since been its voice in 4 Indian languages, translated in 4 Indian languages, and now prepared to appear in Hindi and English. Pataliputro, Nalanda, Bihar, Madhubani, painting, Goya, Rajgir, together form a single unbroken cultural inheritance received from our ancestors and carried forward by us. Now, I'm telling about my views about translation of fictions. Being a fiction writer, I have always felt that writing is a form of translation. Writing is a form of translation. An act of turning the voice within me into language I call my own. When I begin a story or attempt the opening lines of a novel, I begin with an unseen episode, a scene floating in darkness like an unlit lantern. As I write, that invisible moments gathers shape, shape, breathe, and color. In this sense, every writer is a translator carrying imagination across into languages. This is my feeling. But today, my concern is different. The translation of fiction between Indian languages and its passage to English and Hindi also. At this stage of my life, I am 74 years old. I often ask myself, who is my reader? Does my own community read my novels and stories? By community, I mean Bengali speaking people. Those who can read Bengali. If I do not find enough attentive readers in my own language, what fate awaits my work in other languages when it is translated? And yet, translation is necessary not only
to reach Indian readers across languages, but also readers abroad. Mahashweta Devi once told me that if a writer is translated in Hindi and English, Indian readers will come. In our context, Hindi and English matter deeply. The English version of a novel born in an Indian language gives it a passport to the world English today, to the world. English today is a global language. Once a story enters its river, it flows towards the distant shores. Readers in places the writer may never seen. Readers who will never speak the writer's mother tongue are able to enter that imagined world. I have always believed that my novel is read by an unknown reader somewhere, someone I will never meet, who speaks of it to his friends, who passes it from one hand to another. Good fiction is timeless. It speaks of human joy and sorrow and quite reveals the writer's philosophy of life. I grew up surrounded by Russian literature. Anton Chekhov was my first master, my favorite writer of short stories. From him, I learned how to observe character, how to shape the breathing rhythm of a story. The great Russian novelist taught me the architecture of long fiction. How Dostoevsky built the world of the brother Karamazov. How each character carried a universe within. Great writers are also great teachers. They lead you to the path you must walk if you wish to write a different kind of novel. Sir, it's a very wonderful interjection from you. I just wanted to have your quick insight on how does it feel being the first Indian on so many platforms that you first Indian to being on so many platforms in the Kazakhstan Writers Meet, at the O. Henry Award. Um, Mahashweta Devi ji became India's own, as you very rightly said, when she was translated into Hindi and English. Hindi first and English much later. As far as translations are concerned, from a writer who's been internationally celebrated as you are, I'd like to know what was your first break? What was your work's first break in international translation or in national translation circuit? What was your first? What was your first translation of your fiction? How was it translated? What is the story behind it? Yeah, That is this story. Mike, sir. Yeah. That is this story, Gaon Buro. Okay. Acha. No, you can tell us without the paper. no, We'd love I to. don't Yeah, need yeah, that. yeah. Okay. Please. Okay. This story, Gaon Buro. This story was written in Bengali in 1977 when I was 26 years old. And at first it was refused by the editor. Bengali editor, and editor was Shamal Gangobadai. He is a great novelist and short story writer of Bengali literature. Now you're getting important information. Please lend here. So we don't want the But paper. editor did not read the story and refused to publish it. However, it was published in that magazine. He published it. After that, in our one adda, we are in a poet's in our poet's house. Shamal Gangobadai came there with his book Kuberer Bishay Ashay, and he presented that book to me.
And actually he told me like this, and and Bengali it is তুমি কি আমাকে মার্জনা করবে, মানে he had and he want apology, and he gave me that his great novel কুবেরের বিষয় আশায় to read it. And Mahasaya Devi, I met Mahasaya Devi after publishing this story. He read this story, she read this story, and told one, do we know Amar Mitra? If you know, please come with. In 1991, it was 97 incident. In 1991, I participated in a writing workshop organized by Sahitya Academy, Okay. an Indo-American writers workshop led by American novelist Keith Reed. Okay. I brought with my that story, Gauburo, the old man of Kushumpur, in English translation, and it was translated by my friend Anish Gupta. Kit read this translation and told me she liked it very much. She urged me to leave my job and become a full-time professional writer. That was not possible at that time. Still, Wait. Shahuji, wait. We're just finishing in 2 minutes. It was the translation, my first translation. This translation was kept with me, and I went to Kazakhstan Literary Festival in 2019. And I met one Jordanian writer, Hisham Bustani, and an Arabian journalist. And Hisham Bustani told me to send my stories to American magazine, The Common. That's a wonderful. And that's how internationalization and it was sent to that magazine and published after 1 year to their March issue of So what we learned, 21. What we learned And, from here is patience is the key my word. experience of translation. Gauburo was my first translation, and Gauburo was a review story. But if the young writers get this refusal. So you don't have to feel, any one of you here who gets refused, do not be disheartened. That's the story of Shri Amar Mitra ji's life. I think a huge round of applause is needed that he sustained. If as a young man of 26-year-old, he would have been bogged down with the first bout of rejection, he would not have been the International Sahitya Academy Award winner writer that he is today. Sir, thank you so much. Thank you so much you joined us. Thank you, Over to esteemed you, panel. sir. Thank you very much.